नमस्कार दोस्तों। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, मैं इसको वीडियो ना कह के इसको ट्यूटोरियल जरूर कहूंगी। और ये एक ऐसा ट्यूटोरियल है जो उन लोगों के लिए है जो कई बार ये सोचते हैं कि हम अपनी रिटर्न खुद फाइल करेंगे, लेकिन वो बहुत बार परेशान हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्म में हमारे लिए एप्लीकेबल है। और समटाइम्स ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि वो फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल उनके पास सैलरी इनकम है तो उनको लगता है कि मुझे ITR-1 फॉर्म भरना है और वो ITR-1 फॉर्म भर जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, उनकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस वीडियो को लिंक कर पाएंगे और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि हम ये बता पाए कि आपको सही एक तरह से कैसे फॉर्म चूज करना है, कौन सा फॉर्म चूज करना है, ताकि अगर आप खुद भी फाइल कर रहे हैं तो वो गलत ना हो जाए। तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि मैंने इसको ट्यूटोरियल बोला है तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल ही है। हम आज बात कर रहे हैं सबसे पहले फॉर्म ITR-1, फिर उसके बाद फॉर्म ITR-2 एंड फॉर्म ITR-4। ये मैंने इन तीनों ही फॉर्म्स के बारे में क्यों अभी तक बताया, क्योंकि हमारा जो ये ईयर है 2025-26, इसके लिए तीन ही फॉर्म्स अभी तक आए हैं। नंबर 1 फॉर्म जो ITR-1 है, ITR-2 है, ITR-4। जो 2 है वो ऑनलाइन अभी अलाउ हो गया है और ई फाइलिंग इस पे शुरू भी हो गई है। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और हम देखते हैं कि किसके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है और वो कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सबसे पहले हम बात करें ITR-1। सभी लोगों को एक बात पता है कि जो ITR-1 होता है वो किस इनकम के लिए है, सैलरी इनकम, और दूसरी बात आपका इंटरेस्ट इनकम। और अगर हाउस प्रॉपर्टी से सिंगल हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अगर सिंगल सिर्फ एक ही ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जिसका आपको रेंट आता है, तो आपको फाइल करना है ITR-1। अब कई लोग बोलते हैं कि ITR-1 और 2 में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जाएगी तो हमारी सैलरी इनकम ही। इसमें डिफरेंस क्या है, समटाइम्स हम इसको वर्ड यूज करते हैं, डिस्क्लोजर्स आर मोर इन ITR-2। तो अभी तक अगर आप सिर्फ यही रुकें कि ITR-1 कौन से लोग भरेंगे, जिनकी सैलरी इनकम है, सिर्फ सैलरी इनकम। लेकिन अगर आपने कुछ भी, कोई म्यूचुअल फंड्स, कोई सिप, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड्स अगर आपने एक सिंगल एंट्री भी सेल परचेज की कर दी है, तो आपका फॉर्म जो है वो बदल जाएगा, 1 से वो 2 हो जाएगा। अब काफी बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम देखते ही नहीं है। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आपकी जो रिटर्न है वो हो जाती है डिफेक्टिव। तो इमीडिएटली आपको मैसेजेस आते हैं कि आपका जो ITR-1 में जो आपने डिटेल दी, दैट इज नॉट मैच्ड विद योर ITR फाइल। जो आपने ITR-1 में लिखा वो एक्चुअल तो मैच ही नहीं है। तो कहां से डिपार्टमेंट कहां से उसको मैच करता है, उसको हम मैच करते हैं हमारा AIS 26AS और बेसिकली TIS। यहां से हम मैच कर लेते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शंस, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको जो आपके AIS में डिक्लेरेशन आई है, अगर उतनी ही आपने रिटर्न में दी है देन इट इज ओके, अदरवाइज यू विल फेस कि आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। सो अगर आप खुद भी काम कर रहे हैं, अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। या फिर वो यंगस्टर लोग जो अभी नई रिटर्न, नए प्रोफेशनल्स हैं, ये उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। अब नेक्स्ट बात हम बात कर रहे हैं, दैट इज ITR-2। ध्यान रखें और बड़े ही आराम से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि हम इसमें जरूर बता रहे हैं कि आपकी जो आने वाले टाइम में, पहले आपने रिटर्न फाइल की, फिर वो डिफेक्टिव हो गई, तो सब हौच पौच को बचाने के लिए हम ये वीडियो या ट्यूटोरियल जो है इसको हम बना रहे हैं। ITR-2। अगली बात आ गई ITR-2। अब ये कौन लोग हैं जिनके पास
अगेन सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, और सेल परचेज ऑफ, हम इसको कहें सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपने कोई सिक्योरिटीज का सेल परचेज कर लिया है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ITR2। हमें इस बात के लिए रिपोर्ट करना है कि हमने पूरे साल में, क्योंकि सेल और परचेज मुझे प्रॉफिट या लॉस जो है वो डिस्क्राइब करने को देगा। तो आप समझें मेरी ITR1 और 2 में क्या डिफरेंस हो गया, सम मोर डिस्क्लोजर्स, कुछ और नई चीजें, तो दैट कम्स अंडर ITR2। आपको फॉर्म बार बार इसीलिए समझाए जाते हैं ताकि आप फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहली बात है कि राइट फॉर्म में सारी डिस्क्लोजर जाना, जो आपके AIS में जो जो चीजें हैं, AIS और TIS, वो मैच करें, क्योंकि हमारे पास वहां पे कॉलम रहता है, शायद आप लोग अवेयर होंगे, फीडबैक। अगर आपको लगता है कि कोई चीजें आपसे रिलेटेबल नहीं है, आपकी नहीं है, तो यू कैन डू दिस फीडबैक। आप बता सकते हैं कि मैंने इसको एक्सेप्ट किया या मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये है हमारे पास ITR2। नेक्स्ट जो है दैट इज ITR4। ITR4 एक नॉर्मल क्या बताता है, दिस इज प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेरेशन। ITR4 हमें प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में बताता है कि अगर आपको कोई इनकम 44AD, 44ADA और 44AE में अगर डिस्क्लोज करनी है तो आपका फॉर्म होगा फॉर्म 4। इसमें क्या हो जाएगा, 44AD में अगर आप किसी भी तरह के कोई रिटेल या होलसेलर हैं और रिटेल इनकम आपको आ रही है और वो आपकी थ्रेशोल्ड जो टर्नओवर है उससे नीचे है, तो आपके पास 44AD में आप वो इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा है कि जिसके पास GST ना हो सिर्फ वही लोग, नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने बोला थ्रेशोल्ड लिमिट, ऑडिट लिमिट से नीचे लोग जो है वो 44AD में जा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 44ADA। 44ADA इज फॉर प्रोफेशनल्स जिनकी जो लिमिट है, जो रिसिप्ट्स की लिमिट है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है और वो अपनी इनकम को 50% या उससे ज्यादा डिक्लेयर कर रहे हैं, दे कैन गो विद 44ADA। एंड द नेक्स्ट वन इज 44AE, जहां पे अगर आप ट्रांसपोर्ट प्लाइंग एंड हायरिंग का काम कर रहे हैं और आपके पास जो व्हीकल्स हैं वो 10 व्हीकल से नीचे हैं, तो आप 44AE में जा सकते हैं। ये ITR4 के रूल्स हैं, आप इस तरीके से इसमें जा सकते हैं। अगेन मैं सेम बात कहूंगी, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर AIS, TIS। उसका कारण है, ये AIS मीन्स एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS फॉर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। कारण सेम है कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न ना हो आपकी रिटर्न और आप ज्यादा उलझनों से बच जाएं। इसीलिए रिटर्न फाइल करने से पहले आप इन सब बातों का ध्यान रखें और जरूरी है कि ये देखते हुए उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करें। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, अगर आप खुद से कर रहे हैं, आपको कोई भी इशू है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें पिन कर सकते हैं, दिए हुए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे और एक नई विचार के साथ और एक नए अपडेट के साथ।